हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूँ वासिफ और आज के एनर्जी कंजर्वेशन की क्लास में हम यूनिट 7 को स्टार्ट करेंगे, जो कि है जो एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड, जो हमारे ये एक्चुअली सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। आज का जो यूनिट है वो देखते हैं किस बारे में बात की गई है इसमें। देखिए, ऊर्जा संरक्षण कोड, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड, बिजली मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2007 में भवन क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने की दिशा में पहला कदम था। ईसीबीसी को एक विशेषज्ञ समिति द्वारा विकसित किया गया था, जिसे भारत की ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, जो हमने इससे पहले पढ़ा था, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी, ने यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के समर्थन और मार्गदर्शन तथा अन्य हितकारी स्टेक होल्डर्स जैसे कि आर्किटेक्ट, सलाहकार, शैक्षिक संस्थान तथा अन्य सरकारी संगठन के साथ स्थापित किया था। तो कहने का मतलब गाइस क्या है कि जो ईसीबीसी है, जो बिजली मंत्रालय 2007 में भवन निर्माण क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए इसको लाया गया था। कोड के सफल कार्यान्वयन के लिए कार्यवाही प्रक्रिया का विकास, जैसे कि कार्यवाही फॉर्म या विकास के लिए क्षेत्र टेस्ट कार्यवाही फॉर्म के साथ राज्यों और शहरों और स्थानीय निकायों में आर्किटेक्ट, डिज़ाइनर, बिल्डर्स, ठेकेदारों और सरकारी कर्मचारियों की क्षमता निर्माण की आवश्यकता होती है। इन सामग्री उपकरणों की निर्भरता पर भी ईसीबीसी ने तो बेसिकली जो बिल्डिंग एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शन को दिया गया था ईसीबीसी के थ्रू। BEE USAID की सहायता से ईसीबीसी के बारे में जानकारी तथा कार्यवाही करने के नियम बाद छोटे छोटे प्रोजेक्ट के माध्यम से ईसीबीसी के नियम को बताना, ट्रेनिंग देना तक की कार्यवाही कर रहा है। तो जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है, वो जो USAID प्रोग्राम 3 चल रहा है, उसके थ्रू क्या कर रहे हैं, वो इसके बारे में, ईसीबीसी के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं और किस तरह से उसको एग्जीक्यूट करना है उसके लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। ईसीबीसी ने एक यूज़र गाइड का विकास किया है, जो मैनुअल की तरह होती है, जिसके माध्यम से लोगों को ईसीबीसी कोड को लागू करने के बारे में जानकारी दी गई है। ईसीबीसी के ऊर्जा संबंधित 4 बातों पर विशेष ध्यान दिया गया है: बिल्डिंग लिफाफा, लाइटिंग तथा HVAC। तो जो 4 मेन इसके जो फील्ड हैं एनर्जी कंजर्वेशन के बिल्डिंग में, वो कौन से हैं? बिल्डिंग लिफाफा, लाइटिंग, डिज़ाइन और HVAC। अब देखें क्या है। ईसीबीसी निम्न के लिए डिज़ाइन मानदंड प्रदान करता है: लिफाफे का निर्माण, जिसमें दीवारों, छतें और खिड़कियों के लिए ऊष्मा मापन तथा ऊष्मा
संपादन, ऊष्मा प्रदर्शन। कहने का मतलब ये है कि जो ECBC ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं वो जो वेंटिलेशन वगैरह की हीट के ताल्लुक से किस तरह से उसमें हीट का वेंटिलेशन है। प्रकाश व्यवस्था जिसमें दिन का उजाला, ये भी फैक्टर को डिज़ाइन के जो पैरामीटर्स होते हैं उनमें शामिल किया गया है। प्रकाश व्यवस्था जिसमें दिन का उजाला, लैंप, ल्यूमिनियर प्रदर्शन के लिए आवश्यक। HVAC गाइस क्या होती है कि जो एक्चुअली जो AC वगैरह का जो काम होता है प्लांट के, तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए जिस तरह से हम पाइपिंग वगैरह करके जो AC का जो सिस्टम पहुंचाते हैं उसी को बोलते हैं। इसमें ऊष्मा प्रदर्शन चिलर वायु वितरण प्रणाली के लिए विद्युत यंत्र भी इसमें शामिल किए गए हैं और सौर ताप जल प्रणालियों की आवश्यकताओं सहित जल तापन और पंपिंग प्रणाली कोड के लिए 3 विकल्प प्रदान करता है। प्रत्येक सब सिस्टम और सिस्टम के लिए प्रदर्शन आवश्यकताओं के अनुसार कार्यवाही करना। प्रत्येक प्रणाली की प्रदर्शन आवश्यकताओं के अनुसार कार्यवाही, लेकिन उप प्रणालियों के बीच व्यापार बंद के साथ। बिल्डिंग स्तर के प्रदर्शन के अनुसार कार्यवाही करना। देखते हैं ECBC के विकास के दौरान ऊर्जा मापन के माध्यम से किए गए विश्लेषण ने संकेत दिया कि ECBC अनुरूप इमारतों का निर्माण भवनों में 40 से 60% कम ऊर्जा उपयोग करता है। कहने का मतलब ये है कि जो ECBC के जो पैरामीटर्स थे, अगर हम उनको फॉलोअप करते हुए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते हैं तो जो आम जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो आम जो बिल्डिंग्स हैं उनके मुकाबले ये ज़्यादा पावर एफिशिएंट थे, 40 से 60% तक। एक ऊर्जा कुशल भवन रखरखाव और उपयोगिता लागत को कम करता है, लेकिन कई मामलों में स्वामित्व में सुधार करता है, शोर कम करता है, आराम बढ़ाता है और एक स्वस्थ और सुरक्षित आंतरिक वातावरण पैदा करता है। ऊर्जा कुशल निर्माण का एक और लक्ष्य पारिस्थितिकी तंत्र के नुकसान को सीमित रखना और इसका जो एनर्जी कंजर्वेशन का एक जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के हवाले से जो एक और जो मकसद था वो था कि जो हमारा इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम क्या होता है, जो एक्चुअली जो अलग अलग जो स्पीसीज़ होती हैं डिफरेंट सारी, तो इनके जो इंटर रिलेशनशिप के नतीजे में जो एक सिस्टम वजूद में आता है उसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। और अगर हम वो चीज़ उस चीज़ को जब बढ़ावा देते हैं कि बेतहाशा एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, तो वो एक सिस्टम जो है वो उससे मुतासिर होता है और कहीं ना कहीं उनको नुकसान पहुंचता है। तो इसका एक मकसद ये भी था कि जो इकोसिस्टम को, पारिस्थितिकी तंत्र को जो नुकसान हो रहा है उसको कम किया जा सके। ऊर्जा, भूमि हानि और कच्चे माल जैसे प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को कम करना, ऊर्जा की खपत को कम करना तथा और महत्वपूर्ण बनाना, क्योंकि इसका मतलब है कि ग्रीन हाउस गैसों का कम उत्सर्जन, ग्लोबल वार्मिंग को ज्ञात करना, ऊर्जा कुशल उपायों को नए निर्माण में एकीकृत करना तथा एकीकृत करने का मतलब है कि एक साथ लेके आना। एकीकृत किया जा सकता है या मौजूदा इमारत में वापस रखा जा सकता है। विज्ञान और इंजीनियर्स की मदद से डिज़ाइनर, आर्किटेक्ट्स, कॉन्ट्रैक्टर्स और बिल्डिंग मालिकों को ऊर्जा कुशल और उच्च प्रदर्शन वाली इमारत बनाने की दिशा में मदद करने के लिए कई तरीके, सामग्री और संसाधन उपलब्ध हैं।
अब देखते हैं कि कौन कौन से जो चीज़ें हैं उनको अपनाकर जो एनर्जी कंजर्व कुछ हद तक की जा सकती है। तो पहला है निर्णय निर्माण में ऊर्जा की कुशल तकनीकें। क्या क्या नई टेक्निक्स आई हैं, चाहे वो मटेरियल्स की बात हो या फिर उनकी डिज़ाइन की बात हो। तो देखें, नए निर्माण से वास्तुकार, ठेकेदारों और भवन मालिकों को ऊर्जा कुशल भवन और यहाँ तक कि एक शुद्ध शून्य ऊर्जा परियोजना के डिज़ाइन और निर्माण का अवसर मिलता है। ये शुद्ध शून्य ऊर्जा भवन ऊर्जा की मात्रा के बराबर या उससे कम खपत करता है, जो कि अक्षय संसाधनों के माध्यम से साइट पर उत्पन्न होती है। आधुनिक ऊर्जा कुशल संरचना के निर्माण के लिए एक साइट को चुनने और विस्तृत समग्र डिज़ाइन योजना को लागू करने के साथ शुरू होती है। एक ऊर्जा कुशल भवन की साइट का चयन किस तरह से किया जाता है, सुनिश्चित करना होता है कि सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहाँ पे अवेलेबल हो, स्थानीय लोग खरीदारी पास में हो, जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो उसी के सराउंड मिल जाए उन्हें, यात्रा के समय को सीमित करने और निजी परिवहन के उपयोग से वाहनों पर पहनने और आंसू कम करने होंगे और गैसों की बचत होगी। तो गाइस, कहने का मतलब है कि अगर चीज़ें अगर उनके सराउंड ही अवेलेबल होंगी तो वो लोग क्या करेंगे, वो जो वहाँ तक अगर दूर जाने के लिए वो जिन चीज़ों का यूज़ करेंगे उसको हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं, जिसके नतीजे में क्या हो सकता है, एनर्जी कंजर्व हो सकती है, बचाया जा सकता है उसको। पैसे और बुनियादी संसाधनों को बचाने के लिए मौजूदा बुनियादी ढांचे के पास निर्माण करें। अब देखते हैं कि जो ऊर्जा कुशल कोई भवन है उसकी रूपरेखा कैसी होगी। एक नए निर्माण के लिए संपूर्ण बिल्डिंग सिस्टम के दृष्टिकोण को लागू करना ऊर्जा भवन प्राप्त करने का सबसे प्रभावी तरीका है। संपूर्ण भवन का दृष्टिकोण भवन को एक ऊर्जा प्रणाली के रूप में अलग लेकिन निर्भर भागों के साथ व्यवहार करता है। प्रत्येक भाग पूरे सिस्टम के प्रदर्शन को प्रभावित करता है। अभिकल्पना या योजना को पानी और बिजली और अन्य प्राकृतिक संसाधनों और ऊर्जा स्रोतों का कुशल उपयोग करना चाहिए। 6 क्या है, अभिकल्पना को स्थिरता, ऊर्जा और पर्यावरण डिज़ाइन में लीड मानकों, एक इदारा है लीड, उसके स्टैंडर्ड्स और अंतर्राष्ट्रीय हरित निर्माण कोड IGCC के लिए ऊर्जा योजना आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। योजना को भवन निर्धारण पर ध्यान देना चाहिए, जिस तरह से एक संरचना एक साइट पर स्थित है और दक्षता के लिए खिड़कियां और अन्य सुविधाओं का स्थान महत्वपूर्ण है। देखते हैं कि अगर कोई जो स्टैंडर्ड जो उन्होंने पैरामीटर्स तय किए हुए हैं ECBC ने, उसमें दीवार की क्या कॉन्सेप्ट है, दीवार का क्या रोल है, किस तरह की उसकी डिज़ाइन रहेगी। देखिए, भवन के चारों ओर इंसुलेशन की एक सतह परत ऊर्जा कुशल इमारत के लिए आवश्यक है। कहने का मतलब है, इंसुलेशन गाइस बोलते हैं कि जो हीट को कम करते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि उस दीवार पर इंसुलेशन कुछ मटेरियल लाते हैं जिनको हम कुछ जो केमिकल पेंट्स वगैरह भी हो सकते हैं,
और कुछ प्रॉपर मटेरियल भी होते हैं जिनको दीवार के बीच में एज ए इंसुलेटर भी यूज़ किया जा सकता है। तो वही बोल रहे हैं, इंसुलेटर का यूज़ करना चाहिए और जो वैल्यू को बढ़ाता है। अब दूसरा क्या है, दूसरा है लकड़ी से निर्मित निर्माण के लिए 2x4 कील की बजाय 2x6 स्टेट कोड का उपयोग करके आंतरिक और बाहरी दीवारों के बीच इंसुलेशन के लिए अधिक स्थान प्रदान करना चाहिए। अब देखें, यहाँ है लकड़ी से बने निर्माण के लिए स्प्रे फोम इंसुलेशन का उपयोग करना चाहिए। तो गाइस ये कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि जो दीवार के हवाले से दीवार किस तरह से हमने कि एनर्जी सेविंग ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कई एस्पेक्ट से हिसाब से। एक तो इकोसिस्टम और आपके खुद के लिए भी सहूलियत। जब इंसुलेटर लगेगा तो क्या होगा, जो दीवारें हैं वो कम हीट एब्जॉर्ब करेंगी और जिसके नतीजे में जो गर्मी है वो आपको कम महसूस होगी। तो ये कुछ कोड थे कि जिनको अडॉप्ट करके हम ये चीज़ें हासिल कर सकते हैं। देखें, संरचनात्मक जो 16th पॉइंट है वो संरचनात्मक आवरण युक्त सिर्फ ऊर्जा लागत में 50% तक बचा जा सकता है। SIP प्लाईवुड, स्टैंडर्ड बोर्ड या सीमेंट पैनल के टुकड़े के बीच रखे जाने वाले फोम इंसुलेशन की परत से बने होते हैं। ये एक्चुअली इंसुलेशन के ही बारे में बात की गई है इसमें। अब जो है अब जो पॉइंट है वो है कि जो इनोवेशन अब जो आज के दौर में है, नवीनीकरण और नए निर्माण में ऊर्जा कुशल तकनीक। आज के दौर में, इनोवेशन के दौर में किस तरह से हम जो इफ़ेक्टिव टेक्निक्स को अपना सकते हैं। ये तो देखें, एक प्रभावी ऊर्जा की छत, एक ऊर्जा कुशल छत ठंडी को सूरज की रोशनी को प्रतिबंधित करने और एक मानक छत की तुलना में कम गर्मी को अवशोषित करने के लिए तैयार किया गया है। कहने का मतलब है कि जैसे हमने अभी दीवार में जो चीज़ को अडेप्ट किया था कि हमारा मकसद क्या है, कम से कम ऊर्जा को एब्जॉर्ब करके जो उसके इफ़ेक्ट हैं उनको कम करना। तो वही मैकेनिज्म यहाँ पे भी हम अडॉप्ट करेंगे। बोल रहे हैं, एक प्रभावी ऊर्जा की छत, एक ऊर्जा कुशल छत ठंडी को ऊर्जा की रोशनी से प्रतिबंध करने और मानक छत की तुलना में कम गर्मी को अवशोषित करने के लिए तैयार किया गया है। ठंडी छत ऊर्जा के बिल को कम करती है, अंदर आराम में सुधार करती है और छत के सेवा जीवन का विस्तार करती है। एक ठंडी छत बनाने के लिए नई तकनीक कौन सी है? ठंडी छत के कोस्टिंग्स में विशेष परावर्तक रंग द्रव्य होता है। कहने का मतलब है कि जो उसके जो लेयर्स वगैरह होती हैं उनमें एक रिफ्लेक्शन वाली फीचर्स होती है जो क्या करती हैं, सूर्य के प्रकाश को प्रतिबंधित करने के लिए सफ़ेद होते हैं। हल्के रंग की छत ऊर्जा के 50% से कम को अवशोषित करती है और छत के तापमान को कम करती है। इसके विपरीत अंधेरे छत 90% सौर ऊर्जा को अवशोषित करती है।
नेक्स्ट है रंगीन धातु की छतें और परावर्तन के लिए कम ढलान वाली ठंडी छत की आवश्यकताओं को पूरी करती है। ये कुछ पैरामीटर्स थे। प्रभावशाली, अब जो क्या है, प्रभावशाली भवन की ऊर्जा कोष व्यवस्था। अपने जलवायु क्षेत्र के लिए उपयुक्त ऊर्जा कुशल खिड़कियां खरीदनी चाहिए। तूफानी खिड़कियां स्थापित करने से एक वर्ष में $350 तक ऊर्जा के बिल कम हो सकते हैं। ये कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। कुशल ऊर्जा रोशनदान वेंटिलेशन चुनें जिससे जलवायु द्वारा न्यूनतम स्टार प्रदर्शन रेटिंग मापदंड स्थापित किए गए हैं। यदि आप मौजूदा बाहरी दरवाज़ों को रखने वाली योजना बनाते हैं तो तूफान का दरवाज़ा एक अच्छा निवेश है। एक मौजूदा खिड़की की ऊर्जा दक्षता में सुधार के साथ जल रोधक और मौसम अलग करना और थर्मल खिड़की उपचार या आवरण का उपयोग करना। अब जो गाइस पॉइंट है वो है एक ऊर्जा कुशल भवन में जो वायु का, जो एयर का जो सर्कुलेशन है वो किस तरह से रहेगा, इसको देखते हैं। देखें, एक ऊर्जा कुशल भवन में वायु संचार। ऊर्जा कुशल घर में उचित वायु संचार आवश्यक है क्योंकि वायु सीलिंग तकनीक प्रदूषकों जैसे फॉर्मल्डिहाइड, वाष्पीकरण, कार्बनिक यौगिक और रेडॉन को फंसा सकती है। देखिए, कहने का मतलब क्या है कि घरों में जो एयर का जो सर्कुलेशन है वो उसकी पूरी माकूल इंतज़ाम होना चाहिए, जिसकी वजह से अगर ऐसा नहीं होता है तो मॉइस्चर आपके घरों में ट्रैप हो सकता है और उसके नतीजे में जो सीलिंग वगैरह की जो शिकायत हो सकती है। तो देखें क्या है, वायु संचार नियंत्रित करने में मदद करता है जिससे फफूंदी की वृद्धि और संरचनात्मक क्षति हो सकती है। तो अगर देखें होता क्या है, आपने दीवारों पे देखा होगा, जब मॉइस्चर हो जाता है तो दीवारों पे वो फफूंदी जैसा जो पानी के डॉट्स दिखने लगते हैं और जिसके नतीजे में आपका जो दीवार या प्लास्टर वगैरह है वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन करने लगता है। लेकिन जब उसमें एयर का जो सर्कुलेशन सही इंतज़ाम होता है तो वो इस चीज़ को होने नहीं देता। वही पॉइंट है, एक ऊर्जा कुशल भवन में एक वायु संचार सिस्टम लगाना चाहिए। एनर्जी रिकवरी वायु संचार नियंत्रित करता है और ताज़ा आने वाली हवा के लिए बाहर जाने वाली हवा की ऊर्जा को स्थानांतरित करके ऊर्जा हानि को कम करता है। तो उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं इसमें। घुमावदार वायु संचार बनाने के लिए रसोई के ऊपर और बाथरूम में स्थानीय निकास पंखे स्थापित करना चाहिए। घुमावदार वायु संचार अंदर प्रदूषण और नमी को हटाकर प्राकृतिक और पूरे घर में वायु संचार की प्रभावशीलता में सुधार करते हैं। कहने का मतलब है कि जो किचन वगैरह में है, जो जहाँ पे ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है, क्योंकि वहाँ पे गैसेस वगैरह का जो हम यूज़ करते हैं अपने कुकिंग वगैरह में, तो वहाँ पे ये इस चीज़ को इंश्योर करना चाहिए कि वहाँ पे जो सर्कुलेशन ऑफ विंड है वो श्योर हो। अब जो HVAC की बात करते हैं, एक कुशल ऊर्जा भवन की ताप और शीतलन प्रणाली HVAC जो सिस्टम होता है वो किस तरह से हमें अडॉप्ट करना चाहिए, उसके बारे में बात की गई है इसमें। देखते हैं, घरों और जो कमर्शियल भवनों में ऊर्जा के बड़े खर्च
सबसे बड़े खर्च के लिए शीतलन तापक और जल तापक प्रणाली होती है। कहने का मतलब है जो सबसे बड़े जो खर्चा होता है, सबसे ज़्यादा जो खर्चा होता है बड़ी बिल्डिंग्स में, वो HVAC या फिर AC का जो सिस्टम होता है, इसी का सबसे ज़्यादा खर्चा होता है। और एक इमारत के हीटिंग और शीतलन प्रणाली में ऊर्जा कुशल उपायों को शामिल करना एक ऊर्जा कुशल संरचना बनाने के लिए आवश्यक है। एक उच्च ऊर्जा कुशल हीटिंग, वायु संचार और वायु HVAC प्रणाली चुनें। उदाहरण के लिए सबसे कुशल HVAC प्रणाली 95% कुशल है, मतलब है उत्पादित ऊर्जा का 5% निष्कासित कर दिया जाता है। हर 10 साल में HVAC को बदलने पर विचार करें। और जो है ऊर्जा कुशल भवन के HVAC की उचित स्थापना आवश्यक है। HVAC सिस्टम को बेहतर स्थापित करने से सिस्टम की कार्यभार क्षमता 30% तक कम हो सकती है। सुनिश्चित करें कि वायु मार्ग के मोर्चे, फर्नीचर और कागज जैसे अवरोधों से स्पष्ट हों। हवा को वितरित करने के लिए अवरुद्ध वायु मार्ग को 25% अधिक ऊर्जा की मात्रा की ज़रूरत होती है। तो गाइस कुछ वो बातें थी जो HVAC जो हमारा AC का जो पूरा सिस्टम होता है उसके लिए ज़रूरत थी। अब गाइस आज की क्लास में इतना ही। अब जो हम हैं इसके बचे हुए पोर्शन को अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।